नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन। पीएम मोदी ने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया उद्घाटन। पीएम आर्थिक स्वार्थ से अर्थव्यवस्था में चुनौतियां आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का चेन्नई दौरा। आज सेंट्रल विश्वविद्यालय ऑफ तमिलनाडु के 10वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। पीएम मोदी ने सीएम मान से फोन पर की बातचीत। बाढ़ का लिया जायजा। 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित, 60,000 करोड़ की राहत की मांग। मराठा आंदोलन के नेता जरांगे को बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार। कहा दोपहर तक आजाद मैदान खाली करो नहीं तो लेंगे एक्शन। जोशीमठ के बाद चमोली का नंदा नगर जमीन में सामान लगा और 34 परिवारों ने घर छोड़ा, बाजार खाली किया। पंजाब के 12 जिलों में बाढ़। उत्तराखंड में स्कूल बंद। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा, कई कॉलोनियां कराएगी खाली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रायपुर से है खबर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी हुए दिल्ली के लिए रवाना। रायपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, वित्त मंत्री ओपी चौधरी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और वित्त मंत्री ओपी चौधरी होंगे जीएसटी काउंसिल बैठक में शामिल। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक पर ओपी चौधरी का बयान। जीएसटी 2.0 में बड़े रिफॉर्म्स का ऐलान भी हुआ है और 3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक है। इससे अर्थव्यवस्था को बड़ा हुआ लाभ भी मिलेगा, वित्त मंत्री का ऐसा कहना है। रायपुर से यह खबर आपको बता रहे हैं फिलहाल। मंत्री ओपी चौधरी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। जीएसटी 2.0 नरेंद्र मोदी जी ने बड़े रिफॉर्म्स, बड़े सुधार और रेट में भी बड़े रिवीजन का ऐलान लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया है। इस दिशा में जीएसटी में बड़े रिफॉर्म्स की दिशा में भारत सरकार और जीएसटी काउंसिल आगे बढ़ रही है और उसी संदर्भ में 3 और 4 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक है और उसके लिए हम सब तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं और सकारात्मक दिशा में भारत देश की जनता के हितों के लिए, रेट कम करने के लिए और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए दोनों दृष्टिकोण से आदरणीय मोदी जी के मंशानुरूप जीएसटी में बिग टिकट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं, जिसका अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिलेगा, लोगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। जीएसटी 2.0 नरेंद्र मोदी जी ने बड़े रिफॉर्म्स, बड़े सुधार और रेट में भी बड़े रिवीजन का ऐलान लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया है। इस दिशा में जीएसटी में बड़े रिफॉर्म्स की दिशा में भारत सरकार और जीएसटी काउंसिल आगे बढ़ रही है
और उसी संदर्भ में 3 और 4 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक। और अंबिकापुर से बता देते हैं खबर, कलेक्टर के नाम पर सीईओ मांग रहे कमीशन। सरपंच ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया। 20 लाख की सीसी रोड पर रिश्वत की मांग से बवाल भी देखा जा रहा है। तो अंबिकापुर से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की। सरपंच ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ईओडब्ल्यू और मुख्य सचिव को इंजीनियर ने शिकायत दी और सीईओ आरएस सिंह पर ठेकेदारी करने का भी आरोप। कमीशन न देने पर घटिया निर्माण बताकर सड़क तुड़वाने की धमकी। अधूरे काम का मूल्यांकन करने का भी सीईओ बना रहा था दबाव और बेसिक निर्माण पर भी रिश्वत का खेल चल रहा है। वहीं जांच की मांग भी तेज हो गई है। अंबिकापुर से ये खबर बता रहे हैं आपको। हमारे यहाँ कलेक्टर साहब 20 लाख का सीसी रोड दिए थे और सीओ साहब माल नहीं गिरा था कोई भी सामान, और मेरे को बोले कि चेक दे दो सचिव द्वारा, और सचिव द्वारा ये बोला गया मेरे को कि 20% लगेगा। तो मैं बोला जब कोई काम ही नहीं आया है पंचायत में, कोई काम शुरू नहीं हुआ है, अब मेरे को इतना दिन हम लोग को सरपंच बने हो गया, तो काम आएगा तो ना पैसा दिया जाएगा। अब कोई काम नहीं हुआ है तो काहे का चेक देंगे। कलेक्टर साहब कुछ बोले थे, पैसे वैसे मांगे थे? नहीं मांगे थे? कलेक्टर साहब मेरे को बोले थे कि ये काम को बेटा अच्छा से कर देना, और कोई भी अधिकारी कर्मचारी मेरे से अगर तेरे से पैसा मांगता है तो डायरेक्ट मेरे को बताना। और खबर धमतरी से आपको बता रहे हैं, जहां मगर रोड विकासखंड के ग्राम डूमरपाली में तहसीलदार द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्राम निवासी केशव पटेल ने आरोप लगाया कि न्यायालय के आदेश के अनुसार केवल बाउंड्री वॉल हटाने की अनुमति थी, लेकिन तहसीलदार ने कार्यालयीन अवकाश के दिन उनके पूरे मकान को तोड़ दिया। केशव का कहना है कि इस कार्रवाई में उनका घरेलू सामान, ट्रैक्टर, मोटर पंप और अन्य मूल्यवान वस्तुएं मलबे में दब गई। उन्होंने इसे ग्राम पंचायत और स्थानीय दबाव में की गई मनमानी कार्रवाई भी बताया और प्रशासन से उचित मुआवजा व तहसीलदार के निलंबन की मांग की है। इस घटना को लेकर के ग्रामवासियों में भी असंतोष, और वहीं यहां पर कलेक्टर रीता यादव ने कहा कि तहसीलदार के आदेशों की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। मामला अब प्रशासनिक स्तर पर जांच के दायरे में आ गया है। व्यक्तिगत मेरे को उसी पास और अन्य लोग का 25-30 मकान और उसका किसी को नहीं तोड़ा, उसी नंबर में 578 नंबर में 578 है ना। कौन तोड़ा? तहसीलदार। तहसीलदार में आदेश में सिर्फ बाउंड्री वाल तोड़ने का था। हाँ, बाउंड्री वाल तोड़ने का था, और 2 बजे मतलब मेरे को कागज मिला शनिवार के दिन, और उसी दिन तोड़ दिया। जमीन को हड़प लिया है, पर्दा तोड़ने का निर्माण आया और घर तोड़ दिया। अब कहाँ रहेंगे? पूरा सामान दब गया है, पूरा ट्रैक्टर के मोहे गाड़ी मोटर सब के सामान पूरा दब गया है। हमारे खसरा नंबर में जो जमीन है उसका कोई नहीं कर रहा है, हमारा ही भर कर रहा है, व्यक्तिगत एक घर कर रहा है ग्रामीण। और ये सब कार्रवाई जो है गांव वाला के दबाव में हुआ। अभी कहाँ चाह रहे हो आप? हमारे घर के मरम्मत चाहते, हमला न्याय चाहिए, नहीं फिर पूरा कागज हमारे नंबर में है उसका भी तोड़ना चाहिए। काम जो है पूरा जो संहिता की धारा 248 के तहत जो तहसीलदार के द्वारा आदेश पारित किया गया था, उसके तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। उसमें जो भी आदेश हुआ था उसके अनुसार ही जो है बेदखली की कार्रवाई की गई।
और खबर अंबिकापुर के पुर से बता देते हैं आपको, जहां पर सरगुजा जिले के उदयपुर क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की रामगढ़ पहाड़ी को बचाने के लिए स्थानीय ग्रामीणों ने अडानी कोल माइंस परियोजना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने अरे ये खबर बनाया था, कलेक्टेड में हूँ। आए? हमारा क्या है कि उदयपुर ब्लॉक में पड़ता है रामगढ़। रामगढ़ के लिए कोल माइंस खुलने का पूरा पूरा चांस है और पूरा पूरा खुलने का एकदम संभावना है। इसी के लिए हम लोग कलेक्टर को एक आवेदन दिए हैं, इसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। किस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं उसके खुलने से? खुलने से ग्रामीण लोग को दिक्कत होगा और प्लस वहाँ पर बहुत सारे देवी देवता हैं, उसको हटाने के लिए हम लोग रोक कर रहे हैं। मतलब उन लोग हटाना चाह रहे हैं, उसको हम लोग रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। देवी देवता वहाँ पर हमारे बुजुर्ग लोग रहते हैं। 1939 का सेटलमेंट है। सेटलमेंट का इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर रुकवाना चाह रहे हैं। और खबर कोरिया से बता देते हैं आपको, जहां बैकुंठपुर ब्लॉक के ओडगी तलवापारा वार्ड क्रमांक 2 में एक 22 साल की विवाहिता महिला पार्वती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के चेहरे और शरीर पर चोट के निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार और बैकुंठपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भी जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ये घटना स्थानीय स्तर पर सनसनी फैलाने के साथ साथ महिला सुरक्षा और पारिवारिक हिंसा जैसे मुद्दों पर भी सवाल खड़े कर रही है। प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। पहले इतना ही रखिए ना। पहले इतना ही रखिए ना। और खबर आपको बता देते हैं कबीरधाम से, जहां कबीरधाम पुलिस ने आप मन के मुस्कान और हमन के पुरस्कार अभियान के तहत एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। CEIR पोर्टल की मदद से साइबर सेल और सभी थानों की टीम ने गुम हुए 230 मोबाइल फोन, जिनकी कुल कीमत लगभग 50 लाख रुपए है, खोज कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए। और इस अभियान का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने किया, जबकि ASP पुष्पेंद्र सिंह बघेल और पंकज पटेल के मार्गदर्शन में टीम ने लगातार मेहनत कर ये सफलता पाई है। पुलिस ने इसे सिर्फ मोबाइल लौटाने की कार्रवाई नहीं, बल्कि जनता के विश्वास को मजबूत करने का प्रयास भी बताया है।
और खबर सुकमा से आ रही है, बता देते हैं आपको। खबर सुकमा से आ रही है। सिरसेठी में 2 ग्रामीणों को लेकर के खबर आपको बता रहे, ग्रामीणों की हत्या की नक्सलियों ने जिम्मेदारी ली है। सुकमा से ये खबर आपको बता रहे इस वक्त की मुखबिरी के आरोप में बादाम पोजा देवेंद्र की हत्या की गई है। वहीं केरला पाल एरिया कमेटी ने दरभा डिवीजन से पत्र भी जारी किया है। तो नक्सलियों की चेतावनी, मुखबिरी करने वालों को मौत मिलेगी। वहीं ग्रामीणों की हत्या से इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। नक्सली पत्र में खुलेआम धमकी दे रहा है। तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बना है दरभा डिवीजन, और ग्रामीणों की हत्या से इलाके में दहशत फैली हुई है। नक्सली पत्र में खुलेआम धमकी दी गई। वह सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है दरभा डिवीजन। यहाँ पर नक्सलियों का प्रभाव देखा जा रहा है। वहीं मुखबिरी को लेकर के 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई। सुकमा से ये खबर बता रहे हैं आपको। और खबर रांची से, जहां शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करना बेनतीजा साबित हो रहा है। वहीं बुनियादी जरूरतों में शामिल शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराकर लोगों के स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता दिखाते हुए 1 दशक पहले स्वीकृति परियोजना अभी तक पूरी तरह साकार रूप नहीं ले सकी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी से मात्र 27 किलोमीटर दूर स्थित मांडर प्रखंड में परियोजना को मूर्त रूप लेना प्रस्तावित था। इसके तहत हेसमी, सोसई, मांडर और बंजीला में बनकर तैयार जल मीनार सहित भवन सफेद हाथी साबित होकर दुर्दशा के शिकार हो रहे हैं। स्थानीय बाशिंदों के मुताबिक जल मीनार और भवन निर्माण के साथ जलापूर्ति के लिए क्षेत्रीय दूर दूर के गांव तक पाइपलाइन भी बिछाई गई, और इसके बावजूद क्षेत्रीय ग्रामीणों को नल से जल मिलने का सपना साकार नहीं हो सका, जिससे कि जरूरतमंद को शुद्ध पेयजल की एक बूंद नहीं नसीब हो सकी है। परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण के दौरान शिलापटों पर अपना नाम दर्ज कराने वाले तत्कालीन मंत्री, सांसद और विधायक इसकी सुध नहीं ले रहे हैं। यानी कि पत्रों पर दर्ज नाम की उपयोगिता साबित कराना किसी को रास भी नहीं आ रहा है। और यही कारण है कि जनता की गाढ़ी कमाई से प्राप्त करोड़ों राजस्व से तैयार कराया गया समूचा सेटअप जमींदोज होता नजर आ रहा है।
और इंदौर में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर मनोनीत होने के बाद महाआर्यमन सिंधिया मंगलवार को पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि पूरी टीम को साथ लेकर प्रदेश में क्रिकेट के लिए एक बेहतर वातावरण तैयार किया जाएगा और साथ ही महिलाओं के लिए भी खेलों में समुचित व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। महाआर्यमन ने भरोसा जताया कि प्रदेश में क्रिकेट प्रतिभाओं को और अधिक अवसर देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। वहीं बेटे के अध्यक्ष पद पर मनोनीत होने को लेकर के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से कोई चर्चा नहीं की और उन्होंने केवल लोगों का अभिवादन किया और बिना बातचीत किए एमपीसीए कार्यालय से रवाना हो गए। जो सारे परिवार है मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो हमारी टीम है जो आज आई है सामने, मैं उनको भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जो पिछले 6 साल से हमारे प्रेसिडेंट है अभिलाष जी, संजीव जी, उनके साथ पवन जी, नवनीत जी, संध्या जी, उनको सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा जो 6 साल में उन्होंने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लिए किया है। इन 6 साल में हमारे प्रदेश ने कई चीज़ें जीती हैं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के सामनापुर जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत छांटा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। प्राथमिक शाला बैगाटोला छांटा में पदस्थ शिक्षिका मुन्नी खाड़को बीते 2004 से बीपीएल कार्डधारी बनी हुई हैं और 20 वर्षों से गरीबों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रही हैं। आरोप है कि शिक्षिका ने हाल ही में राशन कार्ड का केवाईसी भी फर्जी आंकड़ों के आधार पर पूरा कराया है। ये मामला तब और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है जब देखा जाए कि जिले में कई ऐसे गरीब परिवार हैं जो भूमिहीन हैं, बेरोजगार हैं और किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। जिले में कई शासकीय कर्मचारी बीपीएल योजनाओं का अनुचित लाभ ले रहे हैं और अब सवाल ये है कि क्या उच्च अधिकारी इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे या फिर मामला फाइलों में ही दबकर रह जाएगा। प्रशासन से जांच और जवाबदेही की मांग तेज हो गई है ताकि गरीबों के हक पर कोई और कब्जा न कर सके।
भाई खड़गो के नाम से तो कोई राशन कार्ड है ही नहीं सर। उसके पति के नाम से, भगवान सिंह के नाम से, भगवान सिंह आके लेते थे राशन। तो उसमें क्या मुन्नी भाई खड़गो का नाम भी है? मैं तो नहीं देखा, उसको देख के बताना पड़ेगा। ये सरकारी कर्मचारी होने के बाद भी यदि गरीबों का हक का राशन यदि छीन रही है तो ये कहाँ तक जायज़ है और इस पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? ये तो जायज नहीं है, राशन नहीं ले। मुन्नी खड़गो बैगान टोला छाता में पदस्थ है और अभी आपके द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि वो बीपीएल कार्ड होल्डर है। तो मैं इसकी जांच करवाऊंगा, उनसे भी मैं बात करूंगा कि वो कैसे राशन दे रहे हैं। आपने ये बात संज्ञान में लाई, इसके लिए आपका थैंक यू। मैं इसको कर देख पाता हूँ, इसकी जाँच करवाता हूँ। और पंजाब से आपको ये खबर बता देते हैं। पंजाब से खबर, आप नेता बलतेज सिंह पन्नू ने बचाव किया है। फरार आप एमएलए हरमीत सिंह का बचाव किया और उन्होंने आरोप लगाने वाली महिला को भी घेरा। आप विधायक पर फर्जी आरोप लगाने का दावा किया। और क्या कह रहे हैं आप नेता बलतेज सिंह पन्नू? विधायक हरमीत सिंह को पुलिस ने फरार ठहराया और पुलिस को धता बताकर फरार होने का आरोप लगाया। हरियाणा के करनाल से पुलिस ने गिरफ्तार किया। समर्थकों ने स्कॉर्पियो गाड़ी से हिरासत से छुड़वाया और पुलिस लगातार फरार विधायक की तलाश कर रही है। पंजाब से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की। तो आप नेता बलतेज सिंह पन्नू ने बचाव किया। फरार आप एमएलए हरमीत सिंह का बचाव किया। उन्होंने आरोप लगाने वाली महिला को घेरा। आप विधायक पर फर्जी आरोप लगाने का दावा किया। क्या कह रहे हैं आप नेता बलतेज सिंह पन्नू? विधायक हरमीत सिंह को पुलिस ने ठहराया फरार और पुलिस को धता बताकर फरार होने का आरोप लगाया। हरियाणा के करनाल से पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था और समर्थकों ने स्कॉर्पियो गाड़ी से हिरासत से छुड़वाया और पुलिस लगातार फरार विधायक की तलाश कर रही है। एक अहम ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਬਰਾਮਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? और आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा के द्वारा सरकार के विरुद्ध बोलने पर सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और इसी के साथ ही उनको पुलिस के द्वारा हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया गया, जहां से पुलिस के द्वारा हरमीत सिंह पठान माजरा को गिरफ्तार किया गया था और वहां से विधायक सनौर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि इससे पहले पुलिस पर फायरिंग भी की गई थी और नौजवान जख्मी हुआ। पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ में उनके पास से जो गाड़ी मिली उसमें से कुछ हथियार भी मिले। पुलिस विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा की तलाश में लगी है। उनकी सरकारी रिहायशी पर भी पुलिस तैनात कर दी गई। बताया जा रहा है कि हल्के में बारिश के कारण आए दिन से नदी नालों की सफाई न होने के कारण उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी, जिसके बाद उन्होंने सरकार के खिलाफ भी कहा कि इसके बाद सरकार के द्वारा उन पर कार्रवाई की गई। पुलिस के द्वारा विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा पर 376 के तहत रेप का केस दर्ज कर लिया गया था।
और बता देते हैं आपको लखनऊ से खबर, जहाँ पर 5 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में अवकाश रहेगा और वहीं 6 सितंबर शनिवार को सामान्य रूप से खुलेगा न्यायालय। हाई कोर्ट की कार्यवाही एक दिन के लिए स्थगित की गई है। न्याय कार्यों के लिए 6 सितंबर को तय की गई तारीख है। पानी की बनाने के लिए खेत ऐसे लंबालंब भरे हैं। पानी की बनाने के लिए खेत ऐसे लंबालंब भरे हैं। और वहीं महेंद्रगढ़ में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। बारिश के कारण कपास और बाजरे की फसल अंतिम समय पर बर्बाद हो चुकी है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार कपास की फसल में लगभग 90% तक नुकसान हो चुका है। वहीं बाजरे की फसल में भी दाने अंकुरित होने लगी हैं। बाजरा जून में बोया जाता है, अब बाजरा कटाई पर आ गया है। बाजरे की जड़ व तना कमजोर होता है, वहीं उसमें लगने वाले सीटें वजन वाली होती हैं। बारिश की वजह से बाजरा सीटें का वजन सहन नहीं कर पाता और वह गिरने लग जाता है। इससे वह खराब होने लगता है तो काला पड़ जाता है। जिन्होंने बाजरे की कटाई कर ली है उनको भी नुकसान और खड़े बाजरे में भी नुकसान है, क्योंकि वह गिर जाएगा। और वही कपास की फसल में आने वाले फूल ज़्यादा बारिश की वजह से गल जाएंगे। उनकी चुनाई नहीं होने के कारण वे काली पड़ जाएंगी और ये कई फूल गल कर टूट भी जाएंगे। तो जी ऐसा है कि मेरे पास वैसे तो घर की ज़मीन तो दोखला है, लेकिन मैंने 7 एकड़ में बिजाई कर रखी है। आधे में गुआर है और आधे में बाजरा है। मेरी बाजरे की फसल भी पूर्णतः खराब हो चुकी है देखे जाए तो, क्योंकि बारिश ने तबाही मचा रखी है। हकीकत ये है कि बाजरे की जो फसल है ना, उसमें से 70% मेरा बाजरा क्योंकि गिर गया, और गिरने के बाद में जो कुछ था वो भी ना तो पशुओं के लिए वो चारा के खाने योग्य है और ना ही वो मतलब अनाज पक करके तैयार होगा। सर ऐसा है, अब जो बारिश हो रही है वो फसल को नुकसान कर रही है। नुकसान का कारण ये है कि फसल पककर बिल्कुल तैयार है, और जो लगातार जो बारिश हो रही है, अधिक बारिश होने के कारण ये फसल गिर गई, जिससे पकाव में भी कमजोर पड़ेगी। पशुओं को चारा है उसमें भी नुकसान होगा, वो खाने लायक नहीं बचेगा। और अधिक बारिश होने से मतलब नुकसान ही नुकसान हो रहा है। बाजरा की फसल, कपास, बारिश हो रही लगातार उससे। तो कितने एकड़ में कर रखे बाबा? 4 एकड़। तो कितना कपास बाजरा, तो लगभग कितना नुकसान है? तारों तो कभी कभी भी 3 फुट पानी खड़ो है, तो उसे कौन सिक्के से एक रोड बांध दियो नहीं शुद्ध। हमारे बाजरे की फसल है वो बिल्कुल बरसात से खत्म हो चुकी है। एकदम सारी फसल जमीन में लौटी हुई है, न तो इसमें चारा बचा है और बाजरा भी 50% से भी नीचे जो होना था उससे नीचे ही होगा। और सरकार से हम निवेदन करते हैं कि सरकार किसानों के बारे में थोड़ी राहत करके। देखिए, मेरे उपमंडल में पिछले कंटिन्यू काफ़ी दिन से बारिश चली हुई है, जिससे कपास की फसल है उसमें ज़्यादातर फसल 90% फसल तक में नुकसान हो चुका है। और बाजरा का जो क्षेत्र है, बाजरे के क्षेत्र में जो कनेना खंड है और दादरी की साइड का जो लगता हुआ एरिया है, वहाँ पे बिजाई हुई थी 4-5 जून को। उस क्षेत्र में मोस्टली बाजरा फसल कटाई पर था, उसमें काफ़ी नुकसान है।
खड़ा बाजरा भी जर्मिनेशन के स्टेज में आ चुका है। कुछ एकड़ फसल किसानों ने काटी थी जो कंटिन्यू बारिश होने की वजह से खेत में पड़ी थी, वो भी। और लखनऊ से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर 5 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में अवकाश रहेगा। वहीं 6 सितंबर की अगर बात करें तो शनिवार को सामान्य रूप से खुलेगा न्यायालय और हाईकोर्ट की कार्यवाही एक दिन के लिए स्थगित रहेगी। न्याय कार्यों के लिए 6 सितंबर को तारीख तय की गई है। रायबरेली से खबर बता रहे हैं, प्रयागराज नेशनल हाईवे बदहाल हुआ है। 8 माह पूर्व करोड़ों से बनी सड़क जगह जगह धंस गई है। NHAI की देखरेख में कराया गया था सड़क निर्माण कार्य और कालूवाला कंस्ट्रक्शन कंपनी ने चौड़ीकरण कार्य कराया। वहीं प्रतापगढ़ के MLA रानीगंज ने आरोप लगाया था, सपा विधायक RK वर्मा ने मढ़ा था और धांधली का आरोप केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय को भी पत्र लिखा गया था और सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच की मांग भी उठाई थी। बीती रात हुई बारिश में जगह जगह फिर से सड़क धंस गई। क्षतिग्रस्त सड़क खोल रही है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पोल और जिम्मेदारों की आंखों में भ्रष्टाचार का खेल देखा जा सकता है। करीब प्रत्येक 100 मीटर पर कहीं धंसी कहीं स्लिप हुई सड़क। शहर के मुंशीगंज बाईपास पर उजागर हो रही सड़क की बदहाली। रायबरेली जिले से प्रयागराज जाने वाली सड़क में किस प्रकार भ्रष्टाचार हुआ है उसका जीता जागता उदाहरण रायबरेली के मुंशीगंज में बने ओवरब्रिज पे देखने को मिलेगा। इस
इस समय मौजूद है रायबरेली जिले के मुंशीगंज में, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पे NHAI विभाग की तरफ से इस ओवरब्रिज का निर्माण कार्य कराया गया, जिसके बाद देखा जा रहा है कि अब ये सड़क बरसात में नजर आ रही है, जिसके बाद लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि इस सड़क का निर्माण कार्य महाकुंभ के दौरान कराया गया था। तकरीबन 8 महीने पहले इस सड़क का निर्माण कार्य कराया गया था। यहाँ पे करोड़ों रुपए की लागत से इस ओवरब्रिज को बनवाया गया था। सड़क लखनऊ से प्रयागराज को जाती, जहाँ पे रायबरेली में ये सड़क आज फिसल गई है, जिसके बाद देखा जा रहा है कि अब सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रतापगढ़ के विधायक रानीगंज से डॉक्टर R.K. वर्मा ने भी इस पूरे मामले को लेकर के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और NHAI विभाग को, नितिन गडकरी को जो है लिखित शिकायत करते हुए बताया कि इस सड़क में भ्रष्टाचार किया गया है। वहीं उनके आरोप लगाए जाने के बाद आज देखा जा रहा है कि ये जो सड़क है वो भी खिसकती हुई नजर आ रही है, जिससे यातायात भी बाधित हो रहा है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि खबर दिखाए जाने के बाद क्या आला अधिकारी इस ओर ध्यान देते हैं या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। और सीतापुर से बता देते हैं आपको खबर। सीतापुर से खबर, कुंडवा सहित बाघ ने गाय पर हमला किया है। दिन के उजाले में ही बाघ ने गाय को घायल कर दिया और साथ ही बाघ को कुनबे सहित देखकर सहम गए ग्रामीण। शोर सुनकर गन्ने के खेत में बाघ का कुनबा जा छिपा। बारिश ने असफल की कुनबे की घेराबंदी की कोशिश। मौके पर पहुंचकर वन विभाग की टीम कॉम्बिंग कर रही है और जिले के मोहौली तहसील के मिर्जापुर गांव का है पूरा मामला। गबन मामले में आजाद सिंह गिरफ्तार और 7 करोड़ के गबन का आरोपी ठेकेदार आजाद गिरफ्तार किया गया। EOW ने आशियाना इलाके में आरोपी को दबोचा है और गाजीपुर के भदौरा ब्लॉक में अधूरी विकास कार्यों का मामला। कार्यदायी संस्था ठेकेदारों ने नहीं किया मानकों के अनुसार काम और सरकारी धन को पहुंचाई गई करोड़ों की क्षति। गहमर थाने में दर्ज है FIR और जांच तेज है। 2012 और 13 के विकास कार्यों में अनियमितता उजागर हुई थी। गिरफ्तारी के बाद गबन मामले में कार्रवाई की उम्मीद भी जताई जा रही है।
और वही खबर बता देते हैं लखनऊ से। NSUI छात्रों की घायल ABPP छात्रों से मुलाकात हुई है। वहीं बाराबंकी के रामस्वरूप विश्वविद्यालय में प्रदर्शन का मामला। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। लाठीचार्ज में कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल छात्रों से मिलने पहुंचे हैं NSUI प्रदेश अध्यक्ष अनस रहमान। से मुलाकात की है। बाराबंकी के रामस्वरूप विश्वविद्यालय प्रदर्शन का पूरा मामला है। और खबर जालौन से, जहां थाना कालिया क्षेत्र के एक गांव में 6 साल की नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म के मामले में आज जिला न्यायालय उरई ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अपर जिला जज पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी अनिल कुमार को आजीवन कारावास और 2 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। SP जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बताया कि पुलिस की सटीक पैरवी, मजबूत साक्ष्य और अभियोजन पक्ष की सक्रियता के चलते में 46 दिनों में यह फैसला आया है और ये न्यायिक प्रक्रिया की तेजी और संवेदनशीलता का उदाहरण है। न्यायालय के इस फैसले से पीड़िता के परिवार को राहत मिली और समाज में एक सख्त संदेश भी गया कि मासूमों के साथ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पूर्ण घटनाओं में अधिक से अधिक सजा कराने के निर्देश जनपद को प्राप्त हुए थे। इस क्रम में एक अभियुक्त अनिल अहिरवार को मात्र 46 दिवस में आजीवन कारावास एवं 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित कराया गया है। 16 जुलाई को थाना कैलिया पर यह सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त अनिल अहिरवार द्वारा एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ मोबाइल दिखाने के बहाने घर में ले जाकर दुष्कर्म किया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया। हमीरपुर के जरिया थाना क्षेत्र में देर रात एक अज्ञात बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई और इसी के साथ ही युवक का शव लौलुहान अवस्था में बाइक सहित सड़क पर पड़ा मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने आशंका जताई कि युवक की बाइक पेड़ से टकरा गई और जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल वो युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी और पुलिस उसकी पहचान में जुटी है। आज दिनांक 2/25 को रात्रि अज्ञात समय अरुण यादव पुत्र पवन निवासी सरीला उम्र 22 वर्ष की मृत्यु सड़क पर गिरे बबूल के पेड़ से टकरा जाने के कारण हो गई है। शव को कब्जे पुलिस लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में आज आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जानकारी दी कि आउटसोर्सिंग के लिए संगठित प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिससे कंपनियां कर्मचारियों का शोषण नहीं कर पाएंगी। साथ ही आरक्षण का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने बताया कि आउटसोर्सिंग में निगम का गठन किया गया है और जिससे कि अब कर्मचारियों के हक की रक्षा होगी और शोषण करने वालों पर कर्मचारियों को लेकर के कार्रवाई भी की जाएगी। महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि बैठक में महिलाओं से जुड़े जनहित के मुद्दे पर भी फैसले लिए गए हैं। वहीं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, संगठन से जो भी निर्देश मिलेंगे उन्हें राष्ट्रहित में लागू किया जाएगा। मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने संभल की घटना को निंदनीय बताया और कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार सतर्क है। और विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर के भी चर्चा हुई है कि जैसे विकसित भारत 2047, विकसित उत्तर प्रदेश 2047। उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से अभी तक आउटसोर्सिंग सेक्टर में बहुत शोषण होता था। एक तरह से आज कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, आउटसोर्सिंग कर्मी जो हमारे लगभग 4 लाख के आसपास हैं, वह शोषण से मुक्ति का एक बहुत मजबूत प्लेटफार्म तैयार किया गया है और कॉरपोरेशन के माध्यम से जो भी आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता कंपनियां होंगी वह शोषण नहीं कर सकेंगी। उनको संपूर्ण जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिलेंगी। आरक्षण नियमों का अक्षरशः पालन होगा, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। आउटसोर्स है जिसको लेकर के तमाम सारे कर्मचारियों को जो आउटसोर्स पर रखे जाते थे, सर्विस प्रोवाइडर जो हमेशा परेशान करते थे, माननीय मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में आज ये कॉरपोरेशन निगम का गठन हुआ है। अब मुझे लगता है कि उनको न्याय मिलेगा और ऐसे ब्लैक जो मिसलीड करते थे या ऐसे लोगों का हक मारते थे, उनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। जी देखिए, आगे समय आने वाला है। अभी संगठन बैठक लोग कर रहे हैं, संगठन जो निर्देश मिलेगा उसको हम लोग काम करेंगे। वोट बढ़ाने को लेकर के बात सब संगठन बैठक करे, जो निर्देश है, और सभी लोग लगे हुए हैं इस काम में। जी, जिस प्रकार से आज कैबिनेट की बैठक थी, इसमें अहम बात सब अच्छा चल रहा है। मुख्यमंत्री को सौंप दिया। संभल की दुर्घटना निंदनीय है, शोचनीय है। एक टीम बननी चाहिए, प्रदेश में ऐसे कोई भी घटनाएं न हो, जहां भी माइग्रेट किए हुए हों उनको फिर से बसाया जाए और इस तरीके का राजनीतिक शिकार न होने पाए, इस पर चर्चा हो। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।